नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी पढ़ाई करने का आनंद भी ले रहे हो। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए प्रतिदिन कोई ना कोई करंट का टॉपिक लेकर आता हूँ और उसी क्रम में आज का टॉपिक होगा मलेशिया का आर-गुटान नीति। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये ऑर्गुटान क्या है। ऑर्गुटान जैसा कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ऑर्गुटान एक बंदरों की प्रजाति है, जानवरों की प्रजाति है और उसी के संबंध में ये टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वानरों की प्रजाति ऑर्गुटान के संबंध में मलेशिया की नीति क्या थी? आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, बंदरों की ही प्रजाति है। तो इसके संबंध में क्या नीति रही, क्या क्यों ये महत्वपूर्ण है, कैसे ये करंट का टॉपिक बना, इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एक्चुअल में हुआ ये कि मलेशिया ने अपनी ऑर्गुटान से संबंधित पॉलिसी में भी बदलाव किया। इससे पहले मलेशिया क्या कर रहा था, मलेशिया जब वहां से कोई पाम ऑयल खरीदता था तो उनको उपहार में एक ऑर्गुटान गिफ्ट दे देते थे। इसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई क्योंकि ऑर्गुटान क्या हो रहे थे, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, कम होते जा रहे थे। अब इनको जब आप गिफ्ट में दे रहे थे तो इसकी मलेशिया में बड़ी कड़े शब्दों में आलोचना। तो इस नीति को मलेशिया ने बदला। अब मलेशिया ने कहा कि भाई हम आपको गिफ्ट नहीं देंगे, बल्कि अब आप उसके संरक्षण के लिए हमें क्या दोगे, धन की व्यवस्था करोगे, जिसको के माध्यम से हम और भूटान को अपने ही देश में संरक्षित करने का प्रयास। चलिए जानते हैं मलेशिया की पॉलिसी के। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, हाल ही में मलेशिया ने और भूटान से संबंधित पॉलिसी में क्या किया, चेंज किया। पहले क्या था कि ये लुप्त प्राय और भूटान को उपहार के रूप में देने की घोषणा की गई थी। जब भी कोई देश क्या खरीदता था, वहां से पाम ऑयल खरीदता। ठीक है, इसकी आलोचना की गई। आलोचना के बाद मलेशिया ने आयातकों से कहा कि भाई एक या अधिक और भूटान को संरक्षित करने के लिए आप धन की व्यवस्था करें और इसकी व्यवस्था से क्या करेंगे, और भूटान को विदेश भेजने की बजाय देश में ही संरक्षित किया। यानी कि पॉलिसी में चेंजेस ये आया कि हम क्या कर रहे थे, मलेशिया क्या कर रहा था, मलेशिया और भूटान को गिफ्ट दे रहा था पाम ऑयल खरीदने वाले राष्ट्रों को। लेकिन अब गिफ्ट देने की बजाय उन्होंने कहा कि आप धन की व्यवस्था करें, जिससे कि हम अपने ही देश में इनको संरक्षित करने के लिए उपाय कर सकें। आगे की कहानी जानते हैं। और भूटान कूटनीति। और भूटान कूटनीति क्या है, ये मलेशिया ने ऐसे ही विचार तो नहीं आया, इससे पहले भी किसी देश ने ऐसा कुछ किया होगा। तो मलेशिया ने चीन की तर्ज पर अपने देश में और भूटान नीति स्टार्ट की थी। चीन में नीति थी पांडा। कौन सी नीति थी? पांडा कूटनीति। कहाँ की थी? चीन की। चीन की पांडा कूटनीति थी। तो चीन चीन के पांडा कूटनीति के तर्ज पर और भूटान कूटनीति शुरू की गई, क्योंकि मलेशिया में पाम बागानों में वृद्धि के कारण आर भूटान के प्राकृतिक आवास में कमी देखी गई। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से रहते थे तो इनके रहने की व्यवस्था हमारे मलेशिया के पास थी नहीं। तो उन्होंने चीन की तर्ज पर, जैसे चीन ने पांडा नीति स्टार्ट की थी, उसी तर्ज पर आर भूटान नीति स्टार्ट की। ठीक है साथियों, मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक राष्ट्र, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, पाम उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लगातार वनों की क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। मलेशिया इस नीति के तहत पाम उद्योग पर से दबाव हटाना चाहता है। हालांकि देशवासियों ने इस नीति के बजाय हमें पाम उत्पादन में स्थिरता लाने के प्रयास करने चाहिए और जंगलों को सुरक्षित करने चाहिए, ऐसी बात रखी। तो मलेशिया ने अपनी नीति को बदला और नीति बदलकर अब आयातक देशों से कहा गया कि हम आपको और भूटान गिफ्ट में नहीं देंगे, बल्कि अब आप हमें ऐसी धन की व्यवस्था करें जिससे कि हम इनको अपने ही देश में संरक्षित कर सकें। और भूटान क्या है? अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर और भूटान क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, और भूटान वानरों की एक विशिष्ट प्रजाति। क्या है? वानरों की एक विशिष्ट प्रजाति है जो मुख्यतः वर्षा वनों में पाया जाता है, जिसका संकेंद्रण सुमात्रा के द्वीपीय इलाकों में है। ठीक है, इसकी ज्यादातर आवासी मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया में निवास करती है। वर्तमान में इस क्षेत्र में इसकी आबादी 12 लाख है, जो जंगलों की कटाई से लगातार क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो और भूटान कहाँ पाया जाता है?
ऑर्गोटान मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया में पाया जाता है, यानी कि वर्षा वनों में पाई जाने वाली बंदरों की प्रजाति है ऑर्गोटान। अब बात आती है चीन की पांडा नीति से अलग क्यों है। चीन की पांडा नीति क्या है? चीन की पांडा नीति के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। चीन के पास पांडा के लिए बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। चीन को के पांडा को संरक्षित करने के लिए संरक्षित वन भी स्थापित कर चुका है। मलेशिया की नीति के तहत प्रायोजकों से प्राप्त धन का इस्तेमाल ऑर्गोटान को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए किया। 1972 में यूएसए के राष्ट्रपति जब चीन पहुंचे तो यह यूएसए के किसी भी प्रमुख द्वारा पहली चीन की यात्रा, यानी कि पहली बार यूएस का कोई भी प्रमुख चीन में गया था तो चीन ने उन्हें 2 विशाल पांडा उपहार के रूप में दिए थे। तो यहीं से इसी तरह की नीति अपनाई किसने? मलेशिया ने ऑर्गोटान को गिफ्ट देने। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की बात करते हैं। तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति माओ जेदांग का मानना था कि इससे दोनों देशों के रिश्ते में मधुरता आएगी। इस नीति के तहत चीन ने न केवल दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि पांडा के संरक्षण के कार्यक्रम को भी मजबूत किया। ऐसा नहीं कि चीन आज पांडा गिफ्ट नहीं करता। वर्ष 2024 में चीन ने 20 वर्षों बाद यूएस को फिर से पांडा उपहार के रूप में भेजा। ठीक है, पांडा चीन की स्थानिक प्रजाति है जो मुख्यतः चीन यानी कि यांगसी रिवर बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, तो चीन की पांडा नीति हमें समझ में आई, ऑर्गोटान नीति हमें समझ में आई। ऑर्गोटान क्यों गिफ्ट में दिया जा रहा था? उनके संरक्षण, क्योंकि अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही थी पॉम ऑयल के लिए, तो वहां पर उनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको गिफ्ट दिया। तो वहां के देशवासियों ने कहा कि देखो भाई, इसमें आप स्थिरता लाइए, दबाव को कम कीजिए और इनके संरक्षण का भी प्रयास कीजिए। गिफ्ट देना इसका समाधान नहीं। WWF, अब WWF क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विस पर आधारित गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था 100 से ज्यादा देशों में 3000 से अधिक संरक्षण और पर्यावरण परियोजनाओं को चलाता है। यानी WWF का काम क्या है? WWF पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं को चलाता है, जीवों के संरक्षण संबंधित परियोजनाओं को चलाता है। इसका जो लोगो है वो पांडा है। इसका लोगो क्या है? ये WWF का लोगो है, ऐसा एक लोगो है, विशाल पांडा, जिसे 2000 में अपनाया गया था। जिसे कब अपनाया गया था? वर्ष 2000 में अपनाया गया था। तो WWF क्या है? जो वर्ल्ड वाइड एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन ये फिर भी 100 से ज्यादा देशों में 3000 से अधिक संरक्षण और पर्यावरण परियोजनाओं का संचालन करता है। ठीक है, पॉम ट्री। अब बात करते हैं हम पॉम ट्री। पॉम ट्री आपको दिख रही होगी, आपको देखने में समझ में आ गया होगा पॉम ट्री क्या है। तो पॉम ट्री क्या है? पॉम ट्री जो है वो एरेकेसी या पॉल्मी प्रजाति का सदस्य है। पहली बात तो किसका सदस्य है बेटा? ये एरेकेसी, या इसको हम कहते हैं पाल्मे। एरेकेसी या पॉल्मे प्रजाति का सदस्य है जो एरेकेल्स क्रम में, जो एरेकेल्स क्रम में मोनोकोटोलाइडन फूल वाले पौधों का एक परिवार है। इसका एरेकल्स क्रम में मोनोकोटोलाइडन फूल वाले पौधों का एक परिवार है। सदाबहार पेड़ है, झाड़ियां लताओं के रूप में विकसित हो सकते हैं, जिसे लियाना के नाम से भी जाना। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं विस्तृत रूप से अमेरिकन कॉन्टिनेंटल, एशियन कॉन्टिनेंटल, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इसमें विस्तृत रूप से पाया जाता है। जिसका प्रमुख क्षेत्र भारत, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, यानी कि इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा विकसित होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसे क्षेत्र है जो आर्द्र मौसम में तेज धूप तथा उच्च तापमान वाले होते हैं, यानी यहाँ धूप भी बड़ी उच्च होती है। तो 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले तापमान में इनके लिए क्या है? आदर्श। ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे नेचर में, ऐसे वायुमंडलीय वातावरण में ये क्या होते हैं? अपने आप का विकास सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक दृष्टि से काफी उपयोगी है, क्योंकि इनका तेल, इनसे क्या पाया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है जो खाद्य तेल की पूर्ति को करता है। तो इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? तेल, जो किसकी पूर्ति करता है? खाद्य तेल की पूर्ति को करता है। कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
जहां तापमान 70 से 80 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है। कब? आर्द्र मौसम एवं तेज धूप। बात समझ में आ रही है? अगली बात, इंडोनेशिया एवं मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल का 90% उत्पादन करते हैं। ठीक है, 2022 में अकेले इंडोनेशिया ने वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% पाम ऑयल उत्पादित किया था। तो पहले नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है इंडोनेशिया, और सेकंड नंबर पे आता है मलेशिया। ये दोनों मिलकर कितना उत्पादित किए हैं? 90%। और अकेले इंडोनेशिया ने कितना उत्पादित किया? 60%। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है। पाम ऑयल भारत की कुल वनस्पति खाद्य तेल का 40% हिस्से के बराबर है, यानी भारत बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसका आयात करता है। वर्ष 2021 में भारत ने खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की, ताकि घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि हम बहुत तेजी से इसका क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सके कि अपने देश में ही, अपने ही क्षेत्र में उत्पादित करें, तो इसके आयात पर जो दबाव है वो थोड़ा सा कम। भारत के तटीय राज्य पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र। आप समझ ही गए होंगे, जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं वहां पर पाम ऑयल मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तो बात समझ में आई? तो ये था पाम ऑयल से संबंधित मलेशिया की आर्गोटान नीति। जहां मलेशिया ने आर्गोटान नीति को थोड़ा बदला। पहले क्या कर रहा था मलेशिया? उनके यहाँ से पाम ऑयल खरीदने वाले राष्ट्र को एक आर्गोटान गिफ्ट कर रहा था। वहां के देश में इसकी आलोचना हुई, और ये गिफ्ट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि आर्गोटान को वहां पर अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही थी पाम ऑयल के लिए। अब जब पाम ऑयल के लिए अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो वहां पर जो उनका प्राकृतिक आवास था वो दिन पर दिन कम होता जा रहा था। तो अब प्राकृतिक आवास की व्यवस्था ना होने की वजह से वो इसका क्या कर रहा था? उपहार स्वरूप दे रहा था। मलेशिया का मानना था कि इससे हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन देशों के साथ सुधर जाएंगे, अच्छे होंगे और बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा चीन ने अपने पूर्व में, अतीत में किया था। जब 1972 में अमेरिका के राजदूत, अमेरिका के व्यक्ति अमेरिका से एक प्रमुख चीन की तरफ यात्रा करने के लिए आए, तो यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति महोदय जब पहली बार कोई प्रमुख यूएसए का चीन में आया, तो उन्होंने उनको 2 पांडा गिफ्ट किए थे। और 2 विशाल पांडा जब उनको गिफ्ट दिए गए, जिसके पीछे चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति माओ जेडुंग का मानना था कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार। जबकि चीन पांडा से संरक्षित अत्याधुनिक सुविधाएं भी रखता है अपने देश में, और वहां पांडाओं को संरक्षित करने के लिए संरक्षित वन भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी तर्ज पर मलेशिया ने भी ये पॉलिसी अपनाई कि क्या होगा, कि हमारे ऑर्गोटान सुरक्षित भी रह पाएंगे, और किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंध भी बेहतर बन पाएंगे। लेकिन वहां के ही देश में इस नीति की कड़ी आलोचना की गई, और सरकार से कहा गया कि आप इनको गिफ्ट देने की बजाय इनको अपने ही देश में संरक्षित करने का प्रयास। चीन ने इस बात को, मलेशिया ने इस बात को स्वीकार किया और उन्हें अपने ही देश में संरक्षित करने का प्रयास जा रहा है। और जिसके तहत अब मलेशिया ने नीति को बदलते हुए कहा कि जो भी देश हमारे साथ पाम ऑयल खरीदेगा, वो हमें 1 या 2 ऑर्गोटान को संरक्षित करने के लिए धन की व्यवस्था करें, जिससे हम अपने ही देश में इनको बेहतर तरीके से संरक्षित कर पाएं, या वो व्यवस्था हम खुद करेंगे। यानी कि अब वो व्यवस्था मलेशिया ने अपने हाथ में स्वयं के में ले ली है, जिससे कि आर्गोटान के लिए प्राकृतिक आवास संरक्षित किए जा। भारत सबसे अधिक पाम ऑयल के आयातक के रूप में उभरा है, जो 40% तेल, खाद्य तेलों में 40% पाम ऑयल का आयात भारत करता है। और भारत इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि इसके आयात पर बना दबाव को अपने ही देश के उत्पादन से कम किया जा सके। इंडोनेशिया वो राष्ट्र है जिसने 2022 में लगभग 60% पाम ऑयल का निर्यात किया था, और इंडोनेशिया और मलेशिया ये दोनों मिलकर 90% पाम ऑयल के निर्यात पर कब्जा किए हुए हैं। यानी कि यहाँ से सबसे अधिक पाम ऑयल का उत्पादन होता है और निर्यात किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी पाम ऑयल के जो ट्री हैं, पाम ऑयल के जो पेड़ हैं, वो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं, बेहतर रूप से विकसित होते हैं। इसलिए इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है।
और इसमें भी अगर एरिया वाइज देखा जाए, भारत, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और मेडागास्कर में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये सदाबहार पेड़ हैं, झाड़ी और लताओं के रूप में विकसित हो जाते हैं और इसको लियाना के नाम से भी जाना। ठीक है, बात समझ में आई? इसको किस नाम से भी जाना जाता है? लियाना के नाम से। यह एरेकेसी या पॉल्वे प्रजाति का सदस्य है, जो एरेकेल्स क्रम के मोनो कोटोलाइडन फूल वाले पौधों का एक परिवार है। यानी कि यहाँ से हमें प्राकृतिक रूप से पाम ऑयल प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी, समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, कमेंट भी करते रहें और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।